Okay, today's topic is about a new clustering algorithm which is basically named as DBScan. Why basically there are so many मतलब यहाँ पर अभी तक तो हमने तीन नाम देखे हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, जिसमें आपके पास के मीन क्लस्टर था, जिसमें आपके पास हिरार्की था. Why were we using के मीन्स? और जब आप हिरार्की की बात कर रहे थे तो रिमेंबर वन थिंग, जब हमारे पास डेटा अगर बहुत बड़ा है तो आपके पास के मीन क्लस्टरिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा. अगर आपके पास डेटा कम है तो आप हिरार्की भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें डेंडोग्राम्स को यू कैन से देखना भी पड़ता है और उसके हिसाब से हमने क्लस्टर्स चूज करने होते हैं. तो समहाउ आपका हिरार्की अच्छा परफॉर्म नहीं करता अगर आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उस वक्त आपके पास डेंडोग्राम इतना बड़ा बनेगा कि आप ये चीज देख ही नहीं पाओगे कि आपके पास टोटल कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए और कितने नहीं बनने चाहिए. जहां पर हम अगर परफॉर्म कर रहे थे के मीन्स, तो हमारे पास एक तरीका था टू गेट यू कैन से द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, दैट वाज एल्बो मेथड. यूजिंग एल्बो मेथड हम अलग अलग तरीकों से निकाल रहे थे कि भाई एल्बो मेथड के जरिए हमने ये निकाला था कि हमारे पास बेस्ट यू कैन से कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए. डीबी स्कैन कब इस्तेमाल होगा? रिमेंबर वन थिंग, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. मतलब हमारे पास डेटा अलग अलग तरीकों से आ रहा होता है. कभी हमारे पास डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कभी हमारे पास डेटा नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल, here you can see this is the linearly distributed data. आप इस पर देख सकते हो आपके पास अलग अलग डेटा है. अगर मैं इसको क्लस्टर समझूं तो यहाँ पर आपके पास क्लस्टर आ जाएगा. ये आपके पास एक क्लस्टर है, ये आपके पास एक क्लस्टर है, ये आपके पास एक क्लस्टर है और ये आपके पास एक क्लस्टर है. क्योंकि ये सारे के सारे यू कैन से कि क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर है. जो एक जैसा दिखने वाला डेटा है वो आपस में क्लस्टर बन चुका है. दिस इज आल्सो यू कैन से लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं. समटाइम्स हमारे पास डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता. कभी कभार हमारे पास नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा भी आ जाता है. अब नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा किस तरीके से होता है? फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा फोकस करो, can you can say classify or can you create clusters on this type of data by using k-mean clustering? क्या मैं इसके अंदर, कौन है ये पीछे, क्या हम इसके अंदर ये क्लस्टर्स बना सकते हैं बाय यूजिंग के मीन क्लस्टरिंग? फॉर एग्जांपल अगर आप के मीन की बात करते हैं तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पर एक यू कैन से सिंपल, फॉर एग्जांपल यू कैन से दिस इज द एवरेज. फॉर एग्जांपल ये आपका एवरेज पॉइंट आ गया जहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स, अब आपका एवरेज वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इस एवरेज के हिसाब से ये भी करेगा इसके. तो इसने इसको भी फॉर एग्जांपल डिफरेंट यू कैन से एक क्लस्टर में बना लेता है इतना, और ये बाकी का उसने दूसरे क्लस्टर में कन्वर्ट कर लेना. लेट्स सी फॉर एग्जांपल क्या हम इस तरह के डेटा के ऊपर डिफरेंटली काम कर सकते हैं कि नहीं? क्या हम इसके ऊपर के-मीन्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभी तो मैं आपको वर्बली यही बात बता रहा हूँ कि हियर वी कैन नॉट अप्लाई के-मीन क्लस्टरिंग, वी कैन नॉट अप्लाई हिरार्की क्लस्टरिंग, क्योंकि हमारा डेटा नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है. स्टिल चलो ठीक है, यहाँ पे दो क्लस्टर्स बन रहे, कहीं ना कहीं के मींस फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा. कुछ ना कुछ वैल्यूज आपके पास सही आ रही होंगी. हो सकता है आपके पास रॉन्ग आंसर भी आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज आपके पास सही क्लासिफाई भी हो रही होंगी. बट फॉर एग्जांपल योर डेटा इज इन दिस फॉर्म. अब यहाँ पे क्या हम के मींस या फिर हिरार्की अप्लाई करेंगे? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से डेटा, हालांकि आपको नजर आ रहा है कि हाँ ये अलग पूरा क्लस्टर बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास एक जैसे दिखने वाला क्लस्टर है, ये हमारे पास अलग क्लस्टर है, ये आपके पास अलग क्लस्टर है. अगर इसके अंदर हम के मींस अप्लाई करेंगे इट विल नेवर एवर बेसिकली क्लासिफाई डिफरेंट क्लस्टर्स हियर. For that, if you have non-linear distributed data, for that you should use DBScan. DBScan non-linear distributed and linear distributed data के ऊपर दोनों के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा था as compared to k-mean clustering और hierarchy clustering. ठीक है, इन सब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है DBScan. अब DBScan काम कैसे करता है? थैंक्स टू विकिपीडिया मेरे पास एक वो है, क्या कहते हैं, DBScan. मैंने जरा विकिपीडिया के ऊपर एक डायग्राम देखा था, मुझे बड़ा पसंद आया था. लेट मी शो यू DBScan. now this is the you can see. मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ और आ जाते हैं हमारे एक्सेल की.
हाँ तभी तो कह रहा हूँ कि थैंक्स टू विकिपीडिया, मैं साथ में लिख भी दूंगा दिस इज फ्रॉम विकिपीडिया। तो कहाँ गया ये, आया क्यों नहीं? क्या करेगा ये, आया ही नहीं। कंट्रोल भी तब आएगा ना जब मैंने यहाँ पे इसको इसने निकाला हो, उसने निकाला ही नहीं ना। सेव करेंगे तो आएगा। कहाँ पे? अरे नहीं, अब यहाँ से अब आएगा। पक्की बात है, चलो कोई नहीं। ओके मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई दिस इज फ्रॉम विकिपीडिया, दिस इज नॉट माय डायग्राम। तो मैं जरा लिख दूंगा ना, यहाँ पे काम खराब हो जाएगा। इसके ऊपर हमारे पास कॉपीराइट भी आ सकता है, तो जरा लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे विकिपीडिया लिख दिया। दिस इज फ्रॉम विकिपीडिया। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये डायग्राम यू कैन से बनाया हुआ है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इस डायग्राम में किस तरीके से काम हो रहा है। Remember one thing when we are talking about Wikipedia or when we are talking about DB scan, तो DB scan में हमारे पास कुछ you can say points होते हैं जिनको हमने basically consider करना होता है। Core number one point is basically, for example मैं यहाँ पे इसको red color में लिख देता हूँ, which is basically your core point। इसको हम कहते हैं core point। ठीक है, एक और है हमारे पास, इसको जरा मैं येलो कलर में लिखना था लेकिन मेरे पास येलो कलर है नहीं, तो मैं जरा इसको ऑरेंज में लिख देता हूँ, which is our बॉर्डर पॉइंट। यहाँ पर एक और पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा which is in ब्लू कलर, इसको हम कहते हैं नॉइस, या फिर आप इसको आउटलायर भी कह सकते हो। ठीक है, दीज आर सम पॉइंट्स जो हमने कंसिडर करने होते हैं while working with DB scan, and there are some you can say parameters जो हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंदर अप्लाई करना है। दैट इज बेसिकली ये मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइपर पैरामीटर लिख देते हैं। हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हाइपर पैरामीटर्स हमारे पास है, नंबर वन हाइपर पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल टिल नाउ आई एम टेकिंग दिस एज अ 4। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज नथिंग बट द रेडियस, सिंपल। While working with DB scan हमारे पास ये दो हाइपर पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर हमने बेसिकली काम करना होता है। यू कैन सी हियर एप्सिलॉन, बट यू कैन से दैट एप्सिलॉन इज नथिंग बट द रेडियस। ठीक है, अब ये रेडियस क्या है और कैसे काम करता है while working with DB scan, तो सिंपली हमने सबसे पहले एक एक करके हम इन पॉइंट्स के बारे में समझते हैं कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं। While working with DB scan we will take some core points। अब core point क्या होता है आपके पास? Core point is a point, for example this is the point, for example इस core point से हमने देखना है कि आपके पास यहां से एक रेडियस क्रिएट करना है। ये एप्सिलॉन आपके पास आता है। कोर पॉइंट में होता क्या है कि हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आपके पास, फॉर एग्जांपल दिस इज द रेडियस। आप क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो उसके लिए आपको रेडियस चाहिए होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस इससे पूरा कंप्लीट सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे रेडियस ऑफ 2 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर आप रेडियस ऑफ 2 लेते हो तो यहाँ पर उसके हिसाब से क्या होगा कि हम यहाँ पे 2 के रेडियस के हिसाब से कंप्लीट सर्किल क्रिएट कर देंगे। and this is the core, and why this is the core point, let me show you। इसको हम कह रहे हैं core।
Why this is a core point? Because whenever we are talking about core point का मतलब होता है कि इस पॉइंट के रेडियस के अंदर, मतलब जो भी आपने एप्सिलॉन को प्रोवाइड किया हुआ कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। अब मिनिमम पॉइंट का ऊपर पैरामीटर आपने कितना रखा है? 4। इफ हाँ, कोर तो है सेंटर में, वही तो बताना चाह रहा हूँ कि कोर पॉइंट कैसे काम कर रहा है। इफ एरो, ये एरो रेडियस का बताया है सर, नहीं ये मैं बता रहा हूं कि दिस इज द कोर पॉइंट। व्हाई इट इज अ कोर पॉइंट, लेट मी शो यू। ओके, if there is the number of points within the epsilon यानी रेडियस इक्वल और ग्रेटर देन मिनिमम पॉइंट्स। अब फॉर एग्जांपल इफ हम यहां पर क्या करते हैं, कोई भी ऐसा कोर पॉइंट देख लेते हैं जिस पॉइंट के इस कंप्लीट रेडियस के अंदर फॉर एग्जांपल मोर देन और इक्वल टू मिनिमम पॉइंट्स अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल आपने यहां पर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, आपने कोई भी डेटा पॉइंट चूज कर लेना है। अगर इस डेटा पॉइंट के रेडियस के अंदर 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट मींस दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज द कोर पॉइंट इटसेल्फ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी हमने यहां पर डिफरेंट कोर पॉइंट बनाया हुआ है। तो यहां पे क्यों कोर पॉइंट ये खिला रहा है कि यहां पर हमारे पास मोर देन और इक्वल टू 4 पॉइंट्स हो गया। अब यहां पे हमारे पास कितने पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं? 4 पॉइंट्स अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये खुद भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, इट शुड बी इक्वल टू और मोर देन यानी ग्रेटर देन दी मिनिमम पॉइंट्स। 4 नहीं, मिनिमम पॉइंट्स जो आपने ऊपर हाइपर पैरामीटर सेट किया है। यहां पर हमने हाइपर पैरामीटर सेट किया है 4 का। अगर हमारे पास ये वो पॉइंट कोर पॉइंट कहलाएगा। अच्छा, एक चीज और चीज है, ये जितने भी पॉइंट्स की हम ये बात कर रहे हैं, दीज ऑल पॉइंट्स आर एक्चुअली डेटा पॉइंट्स। आपके उस डेटा सेट के, आप जिस तरह फॉर एग्जांपल आप बात करते हो के मींस के अंदर, के मींस में हम क्या करते हैं, सेंट्रोइड्स इनिशियलाइज करते हैं खुद से रैंडमली। ठीक है, ये अलग पॉइंट्स होते हैं, ये डेटा पॉइंट्स नहीं होते। या आप अलग से इनिशियलाइज करते हो जिसको बाद में आप बेसिकली यू कैन से मीन की तरफ ट्रैवल करवाकर और एक कंप्लीट क्लस्टर क्रिएट करते हो। जब आप डीबी स्कैन के ऊपर काम करते हैं, डीबी स्कैन में हमारे पास जो पॉइंट्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि वेदर दिस पॉइंट इज अ कोर पॉइंट और वेदर इट इज अ बॉर्डर पॉइंट और वेदर इट इज अ नॉइज, ये वही पॉइंट्स है जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है आपके इस कंप्लीट डेटा सेट के। ठीक है, अब पूछ सकते सवाल। लेट मी शो। ओके ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर ये मैं आपको यही तो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, यहां से शुरू करें। ठीक है, हमारे पास 3 तरह के पॉइंट्स होते हैं किसी भी डेटा सेट के अंदर। मतलब अगर आप डीबी स्कैन के साथ काम कर रहे हैं, पहली चीज डीबी स्कैन पे क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास नॉन लीनियर डेटा है, मतलब नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, जो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो लीनियर वे में आप उसको क्लस्टर क्लासिफिकेशन नहीं अप्लाई कर सकते। While working with non-linear type of data, we need to occupy these 3 points. हमें ये 3 पॉइंट्स ढूंढने फ्रॉम आवर डेटा सेट। के मीन्स में क्या था, आप वो पॉइंट्स यानी सेंट्रॉइड्स खुद से बनाते थे, रैंडमली इनिशियलाइज करते थे, रैंडमली क्रिएट करते थे। यहां पर हम कोई भी पॉइंट क्रिएट नहीं कर रहे, हम हमारे कंप्लीट डेटा सेट में से ही वो पॉइंट चूज कर रहे हैं, वेदर दिस पॉइंट इज अ कोर पॉइंट और वेदर दिस पॉइंट इज अ बॉर्डर पॉइंट और वेदर इट इज अ नॉइस यानी आउटलायर पॉइंट और व्हाट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट कोर पॉइंट क्यों बनता है, पहली चीज। ठीक है, मैं जरा इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि इजीली आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाए। हाँ, हर पॉइंट के ऊपर 3 चीजें चेक करेंगे हम। मैन्युअली क्यों करेंगे, डीबी स्कैन कैसे काम कर रहा है। ठीक है,
This point is a core point. Why? Because if there is the number of points within the epsilon, epsilon मतलब रेडियस, इस पॉइंट के एप्सिलॉन रेडियस के अंदर अगर आपके पास इक्वल टू और ग्रेटर देन द मिनिमम पॉइंट्स अवेलेबल है, यहां पर आपके पास कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं? 3 नहीं है, 4। क्यों? क्योंकि इटसेल्फ जो पॉइंट है, कोर पॉइंट जिसको आप कह रहे हो, ये भी काउंट किया जाएगा। तो नाउ फॉर एग्जांपल हियर वी हैव 4 पॉइंट्स और हमने यहां पर मिनिमम पॉइंट्स कितने सेट किए? 4। तो अगर 4 पॉइंट्स अवेलेबल है, दैट मींस दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कोर पॉइंट। 3 पॉइंट नहीं, देखो डिपेंड करता है ना। अब फॉर एग्जांपल ये आपने पॉइंट उठा लिया, इसके एप्सिलॉन के अंदर ये वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये नेगलेक्ट हो जाएगा ना, तो ये बॉर्डर बन जाएगा। तो ये आस्ते आस्ते समझा रहा हूँ, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसको आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां तक समझ आया कोर पॉइंट कब कहलाएगा? ये हाइपर पैरामीटर तभी तो कहा है मैंने, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, या आपने सेट करना है कि कितने पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी, क्योंकि क्लस्टरिंग है, हम तो इसके अंदर कोई भी यू कैन से इवैल्यूएशन कर ही नहीं पा रहे, तो उसका भी हल है, वो मैं आगे चलते हैं आस्ते आस्ते सब कुछ करेंगे। फिलहाल आप इसमें अंदाज ये समझ लें कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या है। Here we have chosen a hyperparameter that is minimum points of 4 and epsilon that is the radius. अब इस रेडियस के अंदर अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के इस रेडियस के अंदर 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं, दैट मींस दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज कोर पॉइंट। एक और पॉइंट यहां पर हमारे पास है व्हिच इज बेसिकली दी बॉर्डर पॉइंट। तो जरा मैं यहां पे लिख देता हूं, साथ साथ उसी सेम कलर में लिखता हूं ताकि इजीली आप लोगों को भी समझ में आता जाए। जितने आपने पैरामीटर देने, देखो कोर पॉइंट तब भी करेगा ना अगर आपने फॉर एग्जांपल यहां पे 2 लिख दिया, तो 2 पॉइंट होंगे तभी वो उसको कोर पॉइंट कंसीडर कर लेगा, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। अगर आपने 1 लिखा तो वो तो हर एक पॉइंट कोर पॉइंट बन जाएगा। मोर देन 4 भी होगा तब भी ये कोर पॉइंट कहलाएगा। अगर आप 1 लिखोगे तो वहां पर आपका क्लस्टरिंग गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर हर एक पॉइंट अलग अलग कोर बन जाएगा। तो हर एक पॉइंट अलग अलग कोर है फॉर एग्जांपल, तो फिर यहां पर आपकी क्लासिफिकेशन सही से नहीं हो पाती। तो आपने एक ऐसा पॉइंट रखना होता है जहां पर आपके पास क्लासिफिकेशन आसान हो जाए। Now, what is a border point? Border point कब कहलाता है? When there is, for example, this is a border point, and again we will see the epsilon radius, और आपके epsilon radius के अंदर अगर आपके पास less than minimum point, यानी if the number of points in epsilon radius is less than minimum point but not equal to 1, ठीक है, ये 1 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अगर 1 से ज्यादा है लेकिन मिनिमम पॉइंट से आपके पास वैल्यूज कम है, पॉइंट्स कम अवेलेबल है, दैट मींस दिस पॉइंट इज नॉन एज दी बॉर्डर पॉइंट। एक और पॉइंट हमारे पास था दैट वाज बेसिकली दी नॉइज, ठीक है। तो मैं अब नॉइज को ब्लू कलर में लिख देता हूं, तो हम नॉर्मली इसको ब्लू कलर में लिखते हैं, तो नॉइज, या फिर आप इसको कह सकते हो आउटलायर, ठीक है। आउटलायर फॉर एग्जांपल, नाउ व्हाट इज आउटलायर पॉइंट हियर? आउटलायर पॉइंट का मतलब होता है कि जहां पर आपके पास देयर इज नो अदर पॉइंट अवेलेबल इन द एप्सिलॉन रेडियस,
ठीक है, तो रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीबी स्कैन, तो डीबी स्कैन रोबस्ट होता है व्हाइल वर्किंग विद आउटलायर्स। अगर आप फॉर एग्जांपल यूज कर रहे हो के मीन क्लस्टरिंग, के मीन क्लस्टरिंग क्या करेगा, किसी ना किसी अगर एक भी आउटलायर आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं इस तरह के डेटा के ऊपर कोई अप्लाई कर रहा हूं, जैसे कि हमारे पास एक डेटा है, आपको पता है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर आप अप्लाई करोगे के मीन, नॉन लीनियर पे के मीन अप्लाई नहीं करोगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर लीनियरली के अंदर भी आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स अलग अलग अवेलेबल हैं, ठीक है, एक डेटा पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इधर भी अवेलेबल है, और एक डेटा पॉइंट इधर पड़ा हुआ है। व्हाट विल के मीन डू, के मीन क्या करेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इसको किसी ना किसी एक क्लस्टर के साथ ज्वाइन करवा देगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। तो when we are working with DB scan, if there is linear data also, तो आप उसमें भी DB scan परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि DB scan सिर्फ और सिर्फ नॉन लीनियर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, DB scan आप नॉन लीनियर पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप लीनियर डेटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। DB scan ज्यादा बेहतर काम करता है एज कम्पेयर टू के मीन क्लस्टरिंग। लेकिन अगर आपके पास डेटा बिल्कुल अच्छी तरीके से यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने आउटलायर्स पहले से रिमूव कर दिए हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं है DB scan की तरफ जाने के लिए, बट स्टिल यू कैन डू DB scan आल्सो, क्योंकि ये आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है व्हाइल वर्किंग, क्योंकि हमारे पास DB scan इन आउटलायर्स के लिए रोबस्टली काम कर रहा होता है, ये आउटलायर्स को एक्सक्लूड कर देता है। अब एक और चीज, हाउ डज दीज क्लस्टर्स आर बीन फॉर्म, कैसे फॉर्म किए जा रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, लेट्स कंसीडर दिस इमेज हियर, आपको ये इमेज नजर आ रही है यहाँ पे अच्छी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी वी हैव सम डेटा पॉइंट्स हियर, ठीक है, जहां पर आप देख सकते हो, जैसे कि हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, अब इस पॉइंट का रेडियस सर्किल आपका ये बन रहा है, ऐसे ही है। अब इस पॉइंट के रेडियस सर्किल के अंदर आपके पास देखो चार है, चार से ज्यादा पॉइंट्स अवेलेबल है, एक दो तीन और चार, दैट मीन दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड एज दी कोर पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूं, इसका रेडियस ये बन रहा है। अब इस रेडियस के अंदर देखो आपके पास चार पॉइंट्स अवेलेबल है, यस 1 2 3 एंड 4। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, अब इस पॉइंट का रेडियस आपका ये बन रहा है, इस पॉइंट के रेडियस के अंदर आप देखोगे 5 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, दैट मींस 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट्स अवेलेबल है, दैट मींस दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज द कोर पॉइंट हियर। बट व्हाइल वर्किंग विद दिस, अभी येलो कलर में, दैट मींस दिस इज अ बॉर्डर पॉइंट। अब क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूं इसके रेडियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स अवेलेबल है, दैट मींस लेस देन द मिनिमम पॉइंट बट ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब यहां पर आपके पास डिफरेंट क्लस्टर्स इजीली तैयार हो जाएंगे, हर कोर पॉइंट के हिसाब से आपके पास डिफरेंट क्लस्टर्स तैयार हो रहे होंगे, जिसको आप इजीली कंसीडर कर सकते हो एज अ क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। बट यहां पर आप देख सकते हो दिस इज दी noise or you can say outlier. This noise is basically you can see that इसके आपके एप्सिलॉन रेडियस के अंदर आपको एक और पॉइंट नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये itself is a single point, that means this is a outlier, और DB scan इसको कंसीडर ही नहीं करता एज दी क्लस्टर, इसको ये निकाल देगा, रिमूव कर देगा। अगर हम इसमें के मीन्स अप्लाई कर रहे थे, तो ये सेम पॉइंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक क्लस्टर के साथ कनेक्ट हो रहा होता। अगर मैं हिरार्की अप्लाई करता तो अगेन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक क्लस्टर के साथ अप्लाई कर रहा होता। लेकिन जब आप डीबी स्कैन के साथ करोगे, ये इसको रोबस्ट है, तो फिर ये इस वजह से यहाँ पर इसको रिमूव करता। दैट मींस व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद नॉइसेस, डीबी स्कैन is robust to outliers, ठीक है। नाउ लेट्स कंसिडर द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीबी स्कैन। बहुत सिंपल है, हम एक काम करेंगे, पहले तो हमें इस तरह का नॉन लीनियर डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है जो नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उसके ऊपर अप्लाई करके देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी अवेलेबल नहीं, तो मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ। आउटलायर डेफिनेशन नहीं की मैंने, कहा सिंपल डीबी स्कैन यू कैन से
इज रोबस्ट टू आउटलायर्स, मतलब ये क्या करता है, इस आउटलायर को एक्सक्लूड कर देगा फ्रॉम द क्लस्टर क्लासिफिकेशन। ये इसको किसी भी क्लस्टर के अंदर क्लासीफाई कर ही नहीं रहा होगा, ना ही इसको अलग से क्लस्टर बना रहा होगा। अगर आप के मीन्स या पे हायरार्की में आओगे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ना किसी क्लस्टर के साथ उसको अटैच कर देगा या फिर उसका एक डिफरेंट क्लस्टर बना देगा। यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं। के मीन्स आप कंसिडर कर सकते हो, हिरार्की हम नॉर्मल तब कंसिडर करते हैं अगर डेटा बहुत कम है। अगर डेटा बहुत कम है तो भाई हिरार्की अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि एक तो आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, आपको ज़्यादा यू कैन से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है उसको वैसे भी, तो आपका मॉडल हरू भरू हैवी मॉडल नहीं बनेगा। ठीक है, जब आप डीबी स्कैन की बात करते हैं, ये क्या कर रहा है, एक एक पॉइंट को डिफरेंट यू कैन से कोर पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास, हमें नहीं पता होता कि रेडियस कितना है रखना है हमने, ठीक है, तो फिर आपको रेडियस के लिए आगे पैरामीटर ट्यूनिंग करनी पड़ जाएगी और सब चीजें करनी पड़ेंगी। आप डीबी स्कैन तब यूज करो जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है और आप देख रहे हो नॉन लीनियर डेटा है तो डीबी स्कैन बेस्ट है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि डेटा भी बहुत ज्यादा है और आपके पास फॉर एग्जांपल आउटलायर्स अवेलेबल हो सकते हैं इसके अंदर, तब आप डीबी स्कैन की तरफ चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आउटलायर्स हमारे पास कंसीडर ना किए जाए, तो फिर के मींस बेहतरीन है, तो फिर लाइट वेट होगा और फास्ट काम करेगा। डिलीट नहीं, कंसीडर ही नहीं करेगा। देखो एक हम डिलीट का तो ऑप्शन ही नहीं ना, हम कुछ प्रिडिक्ट थोड़ी कर रहे हैं, हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स। अब ये इसको किसी भी क्लस्टर में रखेगा ही नहीं, इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, एक्सक्लूड कर देगा फ्रॉम क्लासिफिकेशन। डेटा सेट में वो ऑलरेडी अवेलेबल है। लेट्स कंसीडर द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीबी स्कैन। सिंपल है, बहुत आसान है। अगेन जिस तरह आप के मीन क्लस्टर अप्लाई करते थे या फिर जिस तरह आप बेसिकली यूज कर रहे थे हिरार्की, और आपको पता है अगर आपको एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग अप्लाई करनी है फ्रॉम वेयर यू कैन गेट, तो आप डिफरेंट तरीकों से इसको बेसिकली इंपोर्ट कर सकते हो। अगेन जब आप डीबी स्कैन की बात करते हो तो वो भी आपको वहीं से मिलेगा, sklearn.cluster से आपको डीबी स्कैन भी मिल जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्रिएट अ नॉन लीनियर डेटा। नाउ फॉर एग्जांपल मैं जरा इसको एक काम करता हूँ, एक और फाइल भी बनाता हूँ और उसके साथ उसमें हम परफॉर्म भी करते रहेंगे। थोड़ा सा मुझे इसको आपको दिखाना है कि के मींस अगर अप्लाई करते हैं तो किस तरह के क्लस्टर्स बनते हैं, ताकि इजीली हम लोगों को समझ में आ जाए ना, या बल्कि वो लोग आप ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। First of all, how we can create non-linear data sets? Remember, last time मैंने आपको एक फंक्शन यानी एक क्लास ऑफ sklearn दिखाई थी जो बेसिकली मेक ब्लॉब्स, जिसमें हम क्या करते थे, डिफरेंट क्लस्टर्स बना रहे थे, डिफरेंट ब्लॉब्स ऑफ क्लस्टर्स हमने क्रिएट किए थे, डेटा पॉइंट्स क्रिएट किए थे। इसी तरीके से हमारे पास नॉन लीनियर डेटा को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन, इसका नाम है मेक मून्स। मून 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 MOONS मून्स, ठीक है। मेक मून्स बेसिकली क्या करेगा, आपको डिफरेंट मून्स बना के दे सकता है। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी हमने, अच्छा मेक मून्स के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है जिसको हम आप कंसीडर करते हैं ताकि इजीली हमें चीजों को और भी सिंप्लीफाई करने में काम आए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नंबर 1 पैरामीटर दैट इज नंबर ऑफ सैंपल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल्स डू यू वांट। अगेन जिस तरह मेक ब्लॉक्स के अंदर सैंपल्स बता देते हैं कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल 300 सैंपल्स चाहिए, 300 डेटा पॉइंट्स चाहिए, आप इसी तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करोगे कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आपको चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे मून्स बनाने हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास मून्स कंसीडर होते हैं 2, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर डिफरेंट भी बना सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास कितने आ रहे हैं, 100। हमने वहां पे थोड़ा सा चेंज करके इसको बना दिया है 300। वी हैव अनदर यू कैन से parameter, that is noise parameter. This noise parameter is basically used for the outliers. How much percentage of outlier do you want in your data? अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया भाई 5% जो है ना मुझे आउटलायर्स चाहिए। आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको कर दिया 10%। लेट्स सी
कि हमारे पास किस तरीके से आता है। अच्छा, एक और चीज याद रखें, जब आप क्लस्टरिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यू ऑलरेडी नो, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि कोशिश किया करें इसको एक ही पॉइंट के ऊपर स्केल करने के लिए हमें स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई करें। मिन मैक्स पे स्केलिंग अप्लाई कर सकते हो आप, फिलहाल हम स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जब भी आप क्लस्टरिंग पे काम करोगे तो रिमेंबर सारे डेटा पॉइंट्स को आपने एक ही यूनिट के ऊपर लेके आना होता है। क्योंकि कभी कभार हमारे डेटा में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक आपका फीचर जो है वो किलोग्राम में, एक फीचर आपका फॉर एग्जांपल मिलीग्राम के अंदर है। अब इन दोनों के दरमियान हम रिलेशन चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो किलोग्राम के अंदर है, ये मिलीग्राम के अंदर, तो आप इन दोनों को बेसिकली एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके लेकर आते हो। जैसे कि मिलीग्राम है, ठीक है, तो किलोग्राम और को आप कन्वर्ट करोगे मिलीग्राम में, तो उस हिसाब से आपके पास वैल्यूज कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई करेंगे ताकि हमारा डेटा एक ही डेटा पॉइंट के ऊपर यू कैन से स्केल हो जाए। वंस इट इज स्केल्ड, नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास एक सेटअप तैयार हो रहा है व्हिच इज बेसिकली, ठीक है। अब यहां पर मैंने कितना नॉइस रखा है, हाँ 0.10, दैट मीन्स 10%। आप जितना बढ़ाते जाओगे आपके पास इसने डिफरेंट यू कैन से क्या कहते हैं नॉइसेस क्रिएट करते रहना है। यहां तक समझ में आ गया कि आपके मूव्स किस तरीके से बन रहे हैं। वंस योर मूव हैज बीन रेडी, नाउ यू कैन इंपोर्ट dbscan फ्रॉम sklearn.cluster, इंपोर्ट dbscan। आप यहां पर अपना dbscan इंपोर्ट कर रहे हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड योर dbscan ऑब्जेक्ट, आपने यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब dbscan ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। मैं जरा इस पैरामीटर को यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, dbscan sklearn, तो आप इजीली इन पैरामीटर्स को भी समझ पाएंगे ताकि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी नंबर 1 पैरामीटर इज अबाउट एप्सिलॉन, एंड यू नो वेरी वेल एप्सिलॉन का मतलब क्या होगा, द रेडियस ऑफ कंसिडरेशन, कि आपके उस कंप्लीट डेटा सेट के अंदर पर्टिकुलर पॉइंट के इस रेडियस के अंदर कितने पॉइंट्स आने चाहिए। तो रेडियस आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाट इज द रेडियस। बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी 0.5। इट्स अप टू यू, आप इसको जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि रेडियस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा डेटा सेट ही एक ही में आ जाए। रेडियस हमारे पास यहाँ पर बेसिकली सेंटीमीटर्स में तो खैर नहीं होता, सेंटीमीटर्स यहाँ पे कैसे आएगा, जमीन के ऊपर थोड़ी रेडियस बना रहे हो, पॉइंट है ना, वो डेटा वैल्यूज के अंदर होता है, ठीक है। The maximum distance between two samples for one to be considered as in the neighborhood of the other. This is not the maximum bound on the distance of points within the cluster. This is the most important dbscan parameter to choose appropriate for your data set and distance function. Remember one thing when we are talking about epsilon, आपने एक चीज याद रखनी, this is the most important। क्यों? क्योंकि आपके core points इसी epsilon के ऊपर बेस करते हैं, क्योंकि आपने वंस रेडियस क्रिएट किया, उसी रेडियस के अंदर वो चेक करेगा कितने डेटा पॉइंट्स आ रहे। अगर रेडियस बहुत बड़ा होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे डेटा पॉइंट एक में आ जाए। ठीक है, अभी फिलहाल यहां तक देखें। वंस यू हैव सेट इट, और यू कैन से वंस यू हैव, यू कैन से आपने यहाँ पे अपना एप्सिलॉन वैल्यू सेट कर दी और डिसाइड कर ली है, रैंडमली डिसाइड करें, आप किस भी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, डिपेंड्स ऑन योर डेटा। आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है। अगेन the next parameter is about minimum samples, and I already told you minimum number of points is basically the minimum number of samples कि कितने हमारे पास इस एप्सिलॉन रेडियस के अंदर पॉइंट्स कंसीडर करने to create a core point. Now here you can see by default ये 5 है, ठीक है, it's up to you कि आप कितना रखते हो। दूसरी चीज यहाँ पर आपके पास जो मैट्रिक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे बेसिकली दिया इक्विवेलेंट डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमने यहाँ पे 0.5 का डिस्टेंस दिया हुआ है रेडियस का, तो ये उसने उसी डिस्टेंस के ऊपर चेक करना है कि कितने डेटा पॉइंट बेसिकली आ रहे हैं। तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस के साथ ये अप्लाई कर रहा है। अगर आपको मैनहट्टन यूज करना है, आप यहाँ पे मैनहट्टन यूज कर सकते हो, आप कोई दूसरा यूज करना चाहो दैट्स अप टू यू कि आपको जो कंसीडर बेसिकली अवेलेबल होंगे आपने वही यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास
बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट डिस्टेंस अवेलेबल है, और अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास और कौन कौन से अवेलेबल होंगे, लेट मी शो यू। दिस इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस। इसके अलावा मैनहट्टन भी होगा, लॉग भी होगा। हाँ, एस्क्यूलेटेड डिस्टेंस भी होता है, और भी बहुत सारे डिस्टेंस फॉर्मूलाज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स अप टू यू। नॉर्मली हम दो मैन यूज करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस या फिर मैनहट्टन डिस्टेंस। मोस्टली ये दो ही यूज किए जाते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं किया जाता। थोड़ा सा चेंज है, बहुत थोड़ी सी चीज है, इतना फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया। अभी डिफरेंट हाइपर पैरामीटर से आप चाहो तो इन डिफरेंट हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपके पास किस तरीके से क्लस्टर्स बन रहे हैं। हो सकता है पैरामीटर चेंज करने की वजह से आपके पास और भी बेहतर रिजल्ट्स आ जाए। अब रिजल्ट्स बेहतर कैसे होंगे वो भी हमने देखना है कि कंसीडर कैसे करें कि ये रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, क्लस्टर्स हमारे सही बने हैं कि नहीं बने। ये बात, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है स्लॉट स्कोर। वो क्या करता है, डिफरेंट यू कैन से क्लस्टर्स के दरमियान जितने ही पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स के दरमियान बेसिकली डिस्टेंस फाइंड कर रहा होता है। जहां पर अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आपका क्लस्टर सही बन रहा है। अब कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका ऐसा क्लस्टर बन रहा है जिसमें डिस्टेंस बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब आपका डिस्टेंस सही काम नहीं कर रहा। लेट्स सी वो कैसे परफॉर्म करना है हमने। Simply once you have created the object of your DB scan, आपने यहाँ पे मिनिमम सैंपल्स रख लेते हैं, whatever you are basically chosen। मैंने यहाँ पे रख दिया 4 और आपका एप्सिलॉन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया था 0.5। Train your model। Once it is trained, ट्रेन करने के बाद आप इसको प्रिडिक्ट करवाओ। प्रिडिक्ट करने के बाद यहाँ here you can see आपके पास एक बहुत आसानी से आपका एक कंप्लीट क्लस्टर बन चुका है। मैं यही सेम चीज के मीन्स के ऊपर अप्लाई करके देखना चाहता हूं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज ओपन योर लैपटॉप्स। सिंपली क्या करना है, आपने के मीन क्लस्टरिंग अप्लाई करनी है, आपने हायरार्की क्लस्टरिंग अप्लाई करनी है, ठीक है, और साथ में आपने डीबी स्कैन अप्लाई करना है। लेट्स सी कि आपके पास किसके अंदर सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। लेट्स कंसिडर के मीन। क्या आपके पास के मीन इस तरह के नॉन लीनियर डेटा के ऊपर सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं परफॉर्म कर रहा? तो आप सब इसको चेक करें। वंस पहले परफॉर्म करें, परफॉर्म करने के बाद फिर हम ये चीज एक और चीज देखेंगे व्हिच इज बेसिकली स्लॉट स्कोर, व्हिच इज कंसीडर्ड एज द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स। जिस तरह आपके पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर सुपरवाइज लर्निंग था, उसमें क्या क्या था, एक्यूरेसीज था, रिकॉल था, प्रिसीजन रेट था, F1 स्कोर था। अगर आप एरर की बात करें तो मीन स्क्वायर एरर था आपके पास, मीन एब्सोल्यूट एरर था, R2 स्कोर था। ये सब चीजें आपका बेसिकली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रही थी। जब आप क्लस्टरिंग के ऊपर आते हैं, ये कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास आउटपुट वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज चेक करनी है तो उसके लिए हमारे पास आता है स्लॉट स्कोर। स्लॉट स्कोर कैसे काम करता है ये हम अभी करते हैं। तो पहले आप लोग इसको के मीन को अप्लाई करके देखें, हायरार्की अप्लाई करके देखें, उसके बाद टीबी स्कैन मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो मुझे तीनों का रिजल्ट दिखाएंगे कौन सा आपके पास सबसे बेहतरीन आउटपुट देगा। जी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो यार आप लोग। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे देखें। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपने इसको चेक करना है कि के मीन के ऊपर से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले आप लोग ये सब चीज़ें इंपोर्ट कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। मुझे चाहिए डीबी स्कैन, मुझे चाहिए के मीन्स, मुझे चाहिए एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। ये तीनों चीज़ें मैंने एक साथ यहाँ पर यू कैन से इंपोर्ट कर ली। मैंने मून्स यहाँ पे बनाए हैं विद सैंपल्स ऑफ 500 एंड द नॉइस ऑफ 10। स्टैंडर्ड स्केलिंग के अंदर हमने स्केल कर दिया है हमारे डेटा को, एंड हियर यू कैन सी वी हैव शोन आवर डेटा है। ठीक है, हमारे पास एक डेटा कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। लेट्स अप्लाई के मीन्स हियर। सबसे पहले हम यहाँ पर के मीन्स का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यार अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें।
के मींस के अंदर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर से हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स, आपको यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाने चाहिए? 2, क्योंकि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि 2 ही क्लस्टर्स बनने चाहिए, ठीक है। और अगर आप कोई दूसरी पैरामीटर चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लर्निंग रेट अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आई थिंक कि हमारे पास ये सही है सर, हमें चेंज करना चाहिए। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के लिए हम यूज करते हैं या एक काम करते हैं एग्लोमेरेटिव क्लस्टर लगाते हैं, which is equals to एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। और इसके अंदर आप बता दो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स है। नंबर 1 पैरामीटर हमने चेंज करना, दैट इज नंबर ऑफ क्लस्टर्स, अगेन इट इज अगेन हाँ और क्या करना है जी? लिंकेज, व्हिच इज बेसिकली वर्ड होगा ना, सॉरी, दैट्स इट। नाउ बोथ यू कैन से, अच्छा एक और चीज थी व्हिच इज बेसिकली डीबी स्कैन, तो वो भी बना देते हैं यहाँ पे डीबी स्कैन, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू डीबी स्कैन। और डीबी स्कैन के अंदर हमारे पास जो 2 पैरामीटर चेक करने हमने, एक है आपका एप्सिलॉन, व्हिच इज बेसिकली मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 0.5 एप्सिलॉन रेडियस रखते हैं, और नंबर ऑफ जी हाँ नंबर छोटा है और ऑफ मिनिमम सैंपल्स है ना, नंबर ऑफ सैंपल्स कहाँ से आते हैं? मिनिमम सैंपल्स व्हिच इज इक्वल टू बेसिकली, ठीक है। नाउ तीनों हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, आप सिंपली क्या कर रहे हैं, वी नीड टू ट्रेन इट। तो ट्रेन करने के लिए हमने सबसे पहले के मींस ट्रेन करना है, तो के मीन में हमने प्रोवाइड कर दिया हमारा एक्स स्केल, ठीक है। हाँ मैं कर रहा हूँ एक मिनट, इसके अलावा हमें चाहिए एग्लोमेरेटिव, यानी आपका डॉट फिट, प्रिडिक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, और हमारा टीवी स्कैन डॉट नाउ तीनों के तीनों हमारे पास डिफरेंट क्लस्टर्स यहाँ पर ट्रेन हो चुके हैं अलग अलग वैल्यूज के ऊपर। लेट्स क्रिएट सम विजुअलाइजेशन सो वी कैन इजीली कंसीडर कि हमारे पास कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा के ऊपर, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं हमारे plt डॉट स्केटर। एक काम करता हूँ मैं जरा ऊपर से ही इसको ले आता हूँ क्योंकि यही वैल्यूज मुझे अप्लाई करनी है। दिस इज द फर्स्ट स्कैटर प्लॉट, ठीक है। ये हम यूज कर रहे हैं फॉर वेयर हम प्रोवाइडिंग द कलर ऑफ के मींस के लिए, तो मैं जरा के मींस डॉट लेबल्स, ये हो गया आपका के मींस का। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि आपका ये अलग क्लस्टर था, ये अलग क्लस्टर था, बट हियर के मींस इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग सम ऑफ द पॉइंट्स इनटू ऑफ द अनदर क्लस्टर इनटू वन क्लस्टर। मतलब यहां पर आप देख सकते हो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस क्लस्टर के साथ के मीन क्लासिफाई कर रहा है, और ये कुछ क्लस्टर इस क्लस्टर के थे जो अब इस क्लस्टर के साथ क्लासिफाई किए जा रहे हैं। दैट मींस के मींस इज नॉट परफॉर्मिंग वेल हियर, यहाँ पर के मींस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेट्स सी आपका हायरार्की यानी एग्लोमेरेटिव हायरार्की किस तरीके से काम कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास था अगेन, और की बार हम सी में डालते हैं एग्लोमेरेटिव क्लस्टर डॉट labels. Now this is for the hierarchical clustering, and here you can see still आपका एग्लोमेरेटिव क्लस्टर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आपके पास रिजल्ट्स प्रोमिनेंट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है। बट अगेन लेट्स सी अब हमारा टीपी स्कैन किस तरीके से काम करेगा। तो सॉरी, और यहाँ पर भी आपके पास ये की वैल्यू आ गई व्हिच इज इक्वल्स टू टीपी स्कैन डॉट लेबल्स।
नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ये इसको एक में क्यों ले रहा है? नॉइस बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ये इसको इस तरीके से ले रहा है रोबस्ट में। मैं जरा नॉइस थोड़ा सा कम कर देता हूँ। नहीं नहीं, 5 पे चेक डाउन करेगा। नाउ हियर यू कैन सी, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन के मींस, हायरार्की एंड डीबी स्कैन। मैंने सिर्फ नॉइस रेट कम किया, 10 से 0.5% करके। Now here you can see what is the difference between k-means or hierarchy, or you can say TB scan. That means here in the form of when we are talking about कि हमारे पास non-linear type of data available है, तो उस वक्त हमारे पास TB scan सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। But again, how would we know कि whether these are correct यानी clusters or not? That means क्या हमारे algorithm या मॉडल ने you can say करेक्टली क्लासिफाई किया हुआ है हमारे पॉइंट्स को इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स। यार तुम लोग पीछे आवाज बहुत आ रही है मुझे। तो कहने का मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट के अगर आप बात करें नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा, तो वहां पर डीबी स्कैन सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप के मींस की बात करें तो के मीन फॉर एग्जांपल इज टेकिंग दिस पॉइंट एज द सेंट्रॉइड, तो इसके देख सकते हो आप जो भी रिलेटिव पॉइंट्स होंगे ये उसको एज अ सिंगल क्लस्टर ले रहा है। यहाँ पर भी अगर यहाँ पर वो एक एवरेज ले रहा है, तो उसके हिसाब से जितने भी क्लस्टर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इसके क्लोजर पॉइंट्स उसे एज अ क्लस्टर क्रिएट कर रहा है। हायरार्की की बात करें तो ये लिंकेज बना रहे हैं बिटवीन डिफरेंट पॉइंट, बट अगेन यू कैन से दैट इसके करीब ये है एज कंपेयर टू दिस, तो ये इसके साथ लिंकेज बना रहा है। तो अगर इसके साथ लिंकेज बना रहा है इसका मतलब ये इसी क्लस्टर के अंदर आ रहा है। लेकिन डीबी स्कैन क्या कर रहा है? एवरी सिंगल पॉइंट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ कोर पॉइंट, जो इसके अंदर आएगा उसमें आएगा, उसमें ये अलग से यू कैन से क्लस्टर्स क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, तो नाउ वंस अगेन द प्रॉब्लम इज वेदर आवर मॉडल इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट। क्या हमारा मॉडल यहाँ पर क्लस्टर्स को सही से क्लासिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसको किस तरीके से चेक किया जाए। ठीक है, how we can check it? For checking your you can say performance, or you can say for evaluating your performance of your unsupervised learning models, we have a metric that is known as slot score. What is slot score या slot score किस तरीके से काम करता है? Let me explain you in a short explanation कि slot score किस तरीके से काम कर रहा होता है। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड अ क्लस्टर सी, जैसे कि ये आपका क्लस्टर है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट क्लस्टर्स बन गए। अच्छा, मैं ये डीबी स्कैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली कह रहा हूँ कि भाई आपके पास एक डिफरेंट क्लस्टर्स अवेलेबल है। ठीक है, स्लॉट स्कोर कैसे काम करता है? ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक क्लस्टर हो गया, और यहाँ पर मैं एक और क्लस्टर बना लेता हूँ व्हिच इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्लस्टर। हमारे पास अलग अलग क्लस्टर्स। स्लॉट स्कोर क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट चेक्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इनसाइड द वन क्लस्टर, मतलब एक क्लस्टर के अंदर के पॉइंट्स का डिस्टेंस देखता है। वंस द डिस्टेंस हैज बीन कैलकुलेटेड, ये सारा का सारा डिस्टेंस जब कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा? वन क्लस्टर पॉइंट, यानी आपका फॉर एग्जांपल दिस इज योर क्लस्टर पॉइंट, इसके और दूसरे क्लस्टर के दूसरे पॉइंट के साथ डिस्टेंस चेक किया जाएगा। हर पॉइंट ऑफ डिफरेंट क्लस्टर के साथ डिस्टेंस चेक किया जाता है। इफ द डिस्टेंस इज मैक्सिमम, दैट मींस योर क्लस्टरिंग्स आर करेक्टली क्रिएटेड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपके पास क्लस्टर बिल्कुल सही बने। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लस्टर इस तरीके से तैयार होता है, नाउ हियर यू कैन सी इन दोनों, अगर फॉर एग्जांपल इस क्लस्टर पॉइंट्स और इस क्लस्टर पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस आप देख सकते हो बहुत ही कम है, दैट मींस दिस इज द रॉन्ग क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन हियर।
इस पूरे सबको एक साथ एक ही क्लस्टर के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता था, राइट। दिस इज हाउ अ स्लॉट स्कोर वर्क्स, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। लेट्स सी कि अगर हमें यहाँ पे स्लॉट स्कोर अप्लाई करना पड़े तो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। एज वी ऑलरेडी नो कि अगर आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को गेट करना चाहते हो फ्रॉम sklearn, तो हमारे पास एक सिंपल से क्लास है जिसका नाम है डॉट मैट्रिक्स। वेरी गुड। तो हमने क्या करना है, फ्रॉम sklearn डॉट कहां से आवाज आ रही है, मैट्रिक्स इंपोर्ट slot score, simple is that। How does this slot score work? सिंपल सा हमने तरीका अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू सी के मेरा ये जो सबसे पहले हम के मीन्स के बारे में चेक करते हैं क्या हमारे पास व्हाट इज दैट स्लॉट स्कोर ऑफ अ के मीन है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ प्रिंट के साथ, सिंपली प्रिंट एंड इट सेज उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, स्लॉट स्कोर, and we need to provide two main things. Number one is basically the, you can say, प्रिंटर में चला गया, मैं आपको दिखा देता हूँ उसके पैरामीटर्स ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए चीजें। Now these are some parameters here. Number one thing is the x, यानी all the values of x जो आपने प्रोवाइड करना, यानी आपका कंप्लीट डेटा सेट आप इसको प्रोवाइड करोगे जिसके ऊपर बेसिकली क्लस्टरिंग परफॉर्म की गई है। द सेकंड मोस्ट रिक्वायर्ड इज बेसिकली दी लेबल्स, यानी क्लस्टर्स जो आपने क्लासिफाई किए हैं डिफरेंट मॉडल से। जैसे कि अगर आप अभी मैं के मीन्स की बात कर रहा हूँ तो लेबल्स की जगह पे मैं के मीन्स के लेबल्स प्रोवाइड करूंगा जो मैंने के मीन्स से क्लासिफाई किए हैं। अगर मुझे यहाँ पे एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के ऊपर काम करना है तो मैं यहाँ पे लेबल्स की जगह प्रोवाइड करूंगा एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के लेबल्स जो मैंने वहां से क्लासिफाइड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट के मीन्स, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमारा एक्स स्केल वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं और साथ में हम इसको प्रोवाइड करते हैं हमारा लेबल व्हिच इज बेसिकली के मीन्स डॉट labels. Now here you can see what is basically the slot score, which is 0. Let's see again, but this time I'm talking about agglomerative clustering। तो मैं लिख देता हूँ और यहाँ which is 0.45, which is basically 0. Now how does we understand this, किस तरीके से हमें समझ आएगा कि स्लॉट स्कोर में कैसे किया जाता है। The more it is nearest to 0, यानी जितना 0 के करीब होगा दैट मीन्स स्लॉट स्कोर आपका अच्छा आ रहा है और आपका क्लस्टर्स बेहतर बन रहे हैं एज कंपेयर टू जितना 1 के करीब हो गए। स्लॉट स्कोर बेसिकली हमारे पास कितना आता है, फ्रॉम 0 to 1। तो अगर 0 से करीब होगा इसका मतलब आपके पास मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है। अगर आपका मॉडल का स्लॉट स्कोर जितना ज्यादा 1 के करीब होगा दैट मीन्स द मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। हियर यू कैन सी यहां पर फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप देख सकते हो 0.45 0.49। तो आप अच्छा क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखो यहां पर तो ये कहीं ना कहीं कुछ क्लस्टर्स
दोनों, not only K means. K means is this and this is basically the एग्लोमेरेटिव। और देखो एग्लोमेरेटिव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसको पूरे को एक सिंपल क्लस्टर में कन्वर्ट किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस सेकंड क्लस्टर का थोड़ा सा हिस्सा जो है इसने यू कैन से गलत प्रेडिक्ट किया, लेकिन अगेन इट हैज अ बेटर रिजल्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास वैल्यू कितनी आई 0.45। अगर आप के मीन्स देखो तो के मीन्स का एज कंपेयर टू एग्लोमेरेटिव के मीन्स इज परफॉर्मिंग वर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्लस्टर्स के कुछ ना कुछ हिस्सा इसने इसको रॉन्ग क्लासिफिकेशन परफॉर्म की हुई है। दिस इज हाउ बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग slot score and we are basically evaluating our unsupervised learning models on the basis of slot score. No, बेसिकली स्लॉट स्कोर आपके पास आता है मैक्सिमम डिस्टेंस के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर स्लॉट स्कोर 1 के करीब आ रहा है दैट मीन्स योर मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, और जितना बड़ा डिस्टेंस है उतना उतना कम डिस्टेंस आ रहा है। जितना आपके पास 0 के करीब आ रहा है इसका मतलब आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसने जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लस्टर किए हैं वो उसने बेहतर किए। तो हमें सिर्फ ये दो चीजें देखनी है कि 0 से करीब है तो क्लासिफिकेशन सही हो रही है, अगर 1 के करीब है तो क्लासिफिकेशन गलत हो रही है। लेकिन स्टिल यू कैन सी दैट कि यहाँ पर तीनों की वैल्यूज प्रोमिनेंट काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा के मीन्स में काफी हिस्सा उसने सही क्लासिफाई किया था, थोड़ा सा ऐसी वैल्यूज थी जो उसने रॉन्गली क्लासिफाई की हुई थी। अगर आप बात कर रहे हो एग्लोमेरेटिव की तो इसने एज कंपेयर टू के मीन्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इसने एक ऐसा क्लस्टर जो बिल्कुल ही करेक्टली क्लासिफाई किया हुआ है। यू कैन सी दैट द फर्स्ट क्लस्टर इज करेक्टली क्लासिफाइड बट द सेकेंड वन contains some value जो wrongly classify हुई थी, ऐसे ही है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो आप देख सकते हो के मीन ज्यादा 1 के करीब आ रहा है और आपका एग्लोमेरेटिव कम है। तो जितना ज्यादा 1 के करीब होगा उतना ज्यादा आपका क्लस्टर रॉन्ग प्रेडिक्ट। क्या हम कंसीडर करेंगे 0.38 को, फिर पॉइंट 49। अच्छा एक और सवाल है, एक और चीज है, स्लॉट स्कोर सिर्फ और सिर्फ डीबी स्कैन पे काम नहीं कर रहा है, स्लॉट स्कोर हर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के लिए परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा मैंने के मीन्स के लिए भी अप्लाई किया, मैंने एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के लिए भी अप्लाई किया, मैंने इसको डीबी स्कैन के लिए भी अप्लाई किया। तो आपने तीनों में अगर आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अप्लाई करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्लस्टर्स तो आप स्लॉट स्कोर यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ what is the another task जो आपने भी परफॉर्म करना है, that is basically consider a data set from sklearn dot data set होगा। We have diabetes, consider this data set which is basically a diabetes data set from sklearn.dataset। इसके ऊपर आपने मुझे तीनों चीजें अप्लाई करके देनी है। अच्छा एक चीज याद रखें, यहाँ पर हमारे पास टारगेट वैल्यू अवेलेबल है लेकिन मुझे ये टारगेटेड वैल्यू नहीं गेट करनी, ठीक है। आप इसको निकाल दो, लेकिन सॉरी ये तो मेरे ख्याल से डायबिटीज की वैल्यू निकाल रही है, क्लासीफाई नहीं कर रहा, मैं क्लासिफिकेशन वाला देखता हूँ।
डायबिटीज नहीं करते, कुछ दूसरा देखते हैं। कैंसर का देख लेते हैं। कर लिया पहले वाला, ये भी कर लिया। एक मिनट रुक जाओ, मुझे सिर्फ ये देखना दो। ओके, लोड दिस डेटा सेट व्हिच इज बेसिकली फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। तो आपने इसको लोड करना है। आपके पास यहाँ पर कंप्लीट एक्स की वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है, आपके पास टारगेटेड वैल्यू भी है, पर मुझे टारगेटेड वैल्यू नहीं चाहिए। तो आप एक काम करें, इसमें से एक्स की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर दें, जैसे कि व्हिच इज बेसिकली एक्स व्हिच इज इक्वल्स टू डेटा डॉट थीटा। तो ये आपके पास दिस इज दी एक्स हियर, ठीक है। इसको आपने पहले स्टैंडर्ड स्केलिंग में कन्वर्ट करें। वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड स्केलिंग, उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर के मीन भी अप्लाई करना है, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग भी अप्लाई करना है और डीपी स्टैंड क्लस्टरिंग भी अप्लाई करना है। देन चेक कि आपके पास कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्लॉट्स को, ठीक है।